नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा हल करेंगे। इसके पहले जो है पहला प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है हल कर सकते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस जीएस पेपर फर्स्ट पेपर का है, जिसमें कुल आपको 150 प्रश्न हल कराए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ व्याख्या सहित आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि नासा का रोवर मिशन परसेवरेंस भेजा गया है, तो यह आपका मंगल ग्रह पर भेजा गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में जो है मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है अब आपका ली तेंग हुई का हाल ही में निधन हो गया, वह पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के? तो यह ताइवान के राष्ट्रपति थे। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक रंगमंच तालम डल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया आपका कि यह यक्षगान का एक रूप है। दूसरा है इसमें जटिल वेशभूषा एवं नृत्य होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प जो है केवल 2 यह सत्य नहीं है। इसमें जटिल वेशभूषा का नृत्य होता है, ये आपका सही नहीं है। यक्षगान का एक रूप है। यक्षगान आपको पता होगा, यह कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है यक्षगान। तो यहाँ जो है बी आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। किसान रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पोरबंदर गुजरात से दानापुर यानी कि बिहार तक चलेगी। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, केवल 2 जो है यह सही है। किसान रेल के संदर्भ में इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी, ये जो है आपका सही है। पहला यहाँ गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्यीकरण को रोकना है। दूसरा है भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तीसरा है कि यह ओसाका जापान में वर्ष 2019 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी से होगा, केवल 2 जो है वह आपका सत्य है। यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में भारत इसके संस्थापक सदस्यों में एक है, ये जो है केवल आपका सही है। दूसरा सही है केवल, तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में GC मुर्मू को नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है GC मुर्मू को। GC मुर्मू जो है यह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त हुए थे। तो इनको जो है अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग बना दिया गया है। पहले जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो राजीव महर्षि का स्थान लिया है, ये याद रखिएगा। राजीव महर्षि इसके पहले कैग थे। अगला प्रश्न है आपका किस देश ने हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति जो है घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह फाउंडेशन WHO को आम जनता से धन एकत्र करने की अनुमति देगा। दूसरा है WHO फाउंडेशन कानूनी रूप से WHO से स्वतंत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों जो है सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैव धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ, दशावतार मंदिर ये जो है यह शैव धर्म से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ।
अगला प्रश्न है आपका जूनागढ़ राख शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका यह शिलालेख रुद्रदामन का है। दूसरा है इसमें उल्लेख किया गया है कि पुष्यगुप्त ने काठियावाड़ में गिरनार के पास सुदर्शन झील पर बांध बनाया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है यहाँ सही है। इसका जो है डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 150 प्रश्न है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा जो है व्याख्या करने में। अगला प्रश्न अब देखते हैं आपका कि कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो मुगल शासक थे बाबर के समकालीन। अगला प्रश्न है आपका दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ, तुगलकाबाद महल परिसर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। ये आपका जो है सही नहीं है। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ जो है एक तरफ आपका रचनाकार दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तकें, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। हसन निजामी का संबंध हो जाएगा ताजुल मासिर से। तो ए का जो है चौथा हो जाएगा, यहाँ ताजुल होगा, ताज उल मासुर ए का चौथा। उसके बाद बी है आपका जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का क्या नाम है? तारीख ए फिरोज शाही, बी का हो जाएगा तीसरा। अलबरूनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो तारीख ए हिंद, सी का हो जाएगा दूसरा। और आमिर खुसरो के पुस्तक का नाम है मिफत उल फुतूह, डी का हो जाएगा पहला। 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो 4, 3, 2, 1 आप देख सकते हैं, विकल्प जो है सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि भक्ति आंदोलन उत्तर भारतीय क्षेत्र में शुरू हुआ। दूसरा है शंकराचार्य इस हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नेता थे। तीसरा है एक भक्ति संत सूरदास ने अवधि में सूरसागर की रचना की। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। केवल 2 सही है, यानी कि शंकराचार्य इस हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नेता थे, ये सही है, बाकी जो है सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका पागलपंथ संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। दादू मियाँ पागलपंथ के संस्थापक थे, ये जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्थापित निम्नलिखित संगठनों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ। लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, फिर जो है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 1854 का वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, सी ऑप्शन जो है सही है यहाँ। अगला प्रश्न है अब देसी विवाह अधिनियम ने लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। इस अधिनियम को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी किसने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथनेत एवं दूसरे को तर्क आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ये है आपका कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग के रूप में लोकप्रिय है को ढाका में स्थापित किया गया। तर्ककार है आपका इसके निर्माण के पीछे का विचार भारत की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम समर्थन हासिल करना था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो है 21 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो आपका गलत है। वहाँ जो है आप देख सकते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग के रूप में लोकप्रिय है की स्थापना जो है कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। तो ये तो सही है आपका, लेकिन आर जो दिया गया कि इसके पीछे इसके निर्माण के पीछे का विचार भारत की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम समर्थन हासिल करना था, ये जो है आपका गलत है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर वह गलत है।
अगला प्रश्न है आपका, भारत के इन गवर्नर जनरल को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लॉर्ड एमहर्स्ट, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है सर जॉर्ज बार्लो और चौथा है सर जॉन शो। तो इनके कालानुक्रमिक के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो एक वीडियो जो है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय पर हम जो है बना चुके हैं। तो जो लोग जो है नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उसे एक भी जो है प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ जो है आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, 4 3 2 1। सबसे पहले जो हो जाएगा आपका सर जॉन शोर, फिर जो है हो जाएगा आपका सर जॉर्ज बार्लो, फिर जो है आपका लॉर्ड मिंटो, उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट। तो बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित भेदभाव का आधार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निवास। अगला प्रश्न है, ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा के कारण निम्नलिखित में से कौन से बच्चे आरक्षण के लाभों के हकदार नहीं हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है कि यूपीएससी और एसपी एससीज, सीईसी, सीएजी और इसी तरह के अन्य निकायों के सदस्यों के बच्चे। दूसरा है अखिल भारतीय केंद्रीय और राज्य सेवाओं के समूह बी वर्ग यानी कि सेकेंड के अधिकारियों के बच्चे। उसके बाद तीसरा है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार और ऐसे अन्य व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चे। चौथा है व्यापार, व्यवसाय और उद्योग में लगे व्यक्तियों के बच्चे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सभी कथन जो है यहाँ सही है, 1 2 3 4 सभी सही हैं। आपको क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर की अवधारणा को जो है बताया गया है, तो सभी जो है यहाँ सही है आपका। तो डी विकल्प यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका, संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये आपका गलत है। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट आपका, अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में निम्न में से कौन अधिनिर्णय प्रदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो आप देख सकते हैं, पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, तीसरा है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और चौथा है कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 4 जो है यहाँ सही हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। दूसरा और तीसरा जो है यहाँ गलत है। तो 1 और 4 यानी कि ये विकल्प जो है यहाँ सही है आपका। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को तर्क आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ए है आपका कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। तर्क आर है कि ऐसा वकील किसी दुर्लभ अवसर पर होता है और वह भी एक अस्थायी अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 28 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा ये विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका कि यक्स को संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्ष 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसे संविधान के मूल पाठ में स्थान नहीं मिला। उपरोक्त कथनों में से यक्स की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय पदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देख सकते हैं, पहला आपका एक अधिनियम को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयक के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा है सदन की बैठक का स्थगन सदन की बैठक की समाप्ति होती है जिसकी आगामी बैठक के लिए किसी निश्चित तिथि का निर्धारण नहीं किया जाता है। तीसरा है मोशन ऑफ थैंक्स, सदन में प्रस्तुत एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संबोधन का आभार व्यक्त करते हुए व्यक्त किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका केवल एक कथन वह सही है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। केवल एक कथन यानी कि संसद
संसदीय पदों के बारे में जो है कि एक अधिनियम को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयक के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला सही है, दूसरा और तीसरा जो है यहाँ गलत है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगला प्रश्न है आपका, कृषि निर्यात नीति 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत की दूसरी कृषि निर्यात नीति है। और दूसरा है, इसकी योजना वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को जो है $60 बिलियन तक बढ़ावा देने की है। और तीसरा है आपका कि इस नीति का लक्ष्य उपयुक्त नीतिगत साधनों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करना है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ सही हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है गलत है कि यह भारत की दूसरी कृषि नीति है, ये आपका गलत है। दूसरा और तीसरा यहाँ सही है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब वह कर जिसका भुगतान नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के एवज में करना पड़ता है, कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीज लाभ कर। सी ऑप्शन जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लैंगिक असमानता सूचकांक को मापने का आयाम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरक्षरता। नेक्स्ट है आपका कि मुद्रीकृत कमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह मौद्रिक सहायता है जो कि केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को प्रदान करता है। दूसरा है, इसे ऋण मुद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है और यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका केवल दो जो है यहाँ सही है कि इसे मुद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है और यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। पहला आपका गलत है, तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, यह लगभग 3 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना है। दूसरा है, पेंशन निधि प्रबंधक और पेंशन भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC उत्तरदायी होगा। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों जो है यहाँ सही हैं, तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति योजना संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला लिंकेज नीति से संबंधित है आपका शक्ति योजना। आगे बढ़ते हैं, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा है, यह 10 वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है कि यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है सार्वभौमिकरण टीकाकरण कार्यक्रम। तो पहला सही है, दूसरा जो है यहाँ गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब निम्न में से कौन सी योजना भारत में एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, G1 योजना। अगला प्रश्न है, अब कृषि उड़ान योजना प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, यहाँ कृषि उत्पादों के मूल्य बोध से संबंधित है कृषि उड़ान योजना। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, बोरोसिलिकेट कांच जिसे पायरेक्स कांच भी कहा जाता है रासायनिक एवं ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। दूसरा आपका, उच्च सिलिका कांच का ताप प्रसार गुणांक बहुत उच्च होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, यहाँ केवल एक सही है, यानी कि बोरोसिलिकेट कांच जिसे पायरेक्स कांच भी कहा जाता है रासायनिक एवं ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। पहला सही है, दूसरा जो है गलत है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, एक उपग्रह में वह कौन सा उपकरण होता है जो प्राप्त संकेत की आवृत्ति को कम करता है एवं उचित आयामित करने के बाद इसे वापस प्रसारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, यहाँ ट्रांसपोंडर।
अगला प्रश्न है अब एक्सरे के अनुप्रयोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उपयोग धातु की ढलाई में आंतरिक खामियों का पता लगाने में किया जाता है। दूसरा है इनका उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा है ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए इनका उपयोग खगोल विज्ञान में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। 2 और 3 यहाँ सही है, पहला जो है ये गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहला आपका आघात वर्धनीयता दिया गया है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता। दूसरा है तन्यता, धातुओं को पतली चादर में पीटने की क्षमता। तीसरा है भंगुरता, ज़्यादा विरूपण के बिना किसी धातु के टूटने की क्षमता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 जो है आपका सुमेलित है। भंगुरता ज़्यादा विरूपण के बिना किसी धातु के टूटने की क्षमता से संबंधित है, ये सही है आपका। बाकी जो है पहला दूसरा जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका किसी मिश्र धातु के अमलगम होने के लिए इसमें कौन सा घटक होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा का होना आवश्यक है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कौन सा अम्ल आईवास का एक घटक होता है? तो यह है आपका बोरिक अम्ल, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, HF, उसके बाद जो है आपका HCl हो जाएगा, फिर HBr, फिर जो है आपका HI हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जब टर्मिनल फास्फेट लिंकेज जेल का उपयोग करके ATP में टूट जाता है तो कितने किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप बहुत अधिक होता है। और दूसरा आपका सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 80 mmHg और अनुशीतलन दाब 120 mmHg होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है आपका कि शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप बहुत अधिक होता है। पहला जो है आपका सही है, दूसरा ये आपका गलत है। सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120/80 होता है। तो ये जो है सही होता है आपका, यहाँ 80 और 120 दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो है सही होगा, केवल एक सही है आपका। अगला प्रश्न है अब आपका किस तकनीक का उपयोग करके एक पौधे के बढ़ते सिरे से ऊतक या कोशिकाओं को अलग करके कई रोग मुक्त पौधे एक जनक पादप से उगाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊतक संवर्धन द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका बेसिक लावा धात्विक खनिजों से समृद्ध होता है और इसका गलनांक कम होता है। दूसरा है प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में अवस्थित सील्ड ज्वालामुखी बेसिक लावा ज्वालामुखियों में से एक है। और तीसरा आपका एसिड लावा बेसिक लावा वाली ढाल की तुलना में स्टेटर ढलानों वाले होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ 1, 2 और 3 जो है आपका सही है यहाँ, यानी कि आपका बेसिक लावा धात्विक खनिजों से समृद्ध होता है और इसका गलनांक जो है वह कम होता है। ज्वालामुखी के संदर्भ में जो है यहाँ पूछा गया, पहला सही है। दूसरा जो है आपका प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में अवस्थित सील्ड ज्वालामुखी बेसिक लावा ज्वालामुखी में से एक है, ये भी जो है सही है। और तीसरा जो है एसिड लावा बेसिक लावा वाली ढाल की तुलना में स्टेटर ढलानों वाले होते हैं। तो तीनों ही जो है आपका सही है, डी विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रेत के टीले जो मुक्त रेत का ढेर होते हैं और बरकान या अर्धचंद्राकार टीले कहलाते हैं। दूसरा है सहारा रेगिस्तान में बड़ी संख्या में बरकान के टीले पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न है भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी जो है यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये जो है आपका सही नहीं है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का वो है इंदिरा कॉल, आपको पता होगा इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। और सबसे जो है पूर्वी बिंदु जो है कीबीथू है, अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है आपका वह गौरमोता है, गौरमोता है सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ये पता होगा गुजरात में है। और इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा पॉइंट जो है आपका वह तमिलनाडु में है। सॉरी, इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में है वह। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा यहाँ मणिपुर। ये क्वेश्चन जो है आपका RO में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, झरिया और चंद्रपुरा के सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनबाद में। आगे बढ़ते हैं, धान की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, आदर्श रूप से धान वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चावल की खपत अधिक होने के कारण इसे दूसरे राज्यों से आयात करना पड़ता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। यहाँ ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है कथन यहाँ सही नहीं है। यहाँ आपका दिया गया है 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, लेकिन जो है धान जहाँ उगाया जाता है वहाँ 100 से अधिक सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और आंध्र प्रदेश जो यहाँ दिया गया भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका गलत है। पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोनों ही कथन जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, मेघालय पठार विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार का। मेघालय पठार किसका विस्तार है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि थार मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्लेस्टोसीन एवं हाल ही के जमाओं का विस्तार है। दूसरा है, इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। एक और दो दोनों जो है सही है। अगला प्रश्न है, अब हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं नहीं गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से होकर के हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं नहीं गुजरती हैं आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया सेवरा हिल्स, दूसरा है गरजात हिल्स, तीसरा है आपका कार्डमम पहाड़ी, चौथा है जावड़ी हिल्स। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहला जो यानी कि उत्तर में जो है वो आपका है गरजात हिल्स, उसके बाद जो है आपका जावड़ी हिल्स, फिर जो है सेवरा हिल्स, और सबसे दक्षिण में जो है आपका कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। तो 2, 4, 1, 3 यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कीट भक्षी पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पौधे कीटों को फंसाने में विशेषज्ञ होते हैं। दूसरा है, ये पोषक तत्वों की पूर्ति में सामान्य पौधों से अलग नहीं होते हैं। तीसरा है, कीट भक्षी पौधों में अक्सर कई आकर्षक गुण होते हैं जैसे कि शानदार रंग आदि। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है आपका सही है, दूसरा जो है आपका गलत है यहाँ, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वनों या प्राकृतिक वनस्पतियों के वे भाग जो आमतौर पर स्थानीय लोक देवताओं को समर्पित होते हैं उन्हें निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवित्र वन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, पशु कल्याण बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। दूसरा है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा है, श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने इस बोर्ड की स्थापना का बीड़ा उठाया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 3 आपका जो है सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न आपका, जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना NPCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, यह केवल आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण कार्यक्रम है।
दूसरा है, इसके तहत सरकार ने पुनर्बहाली के लिए प्राथमिकता वाली 130 आर्द्र भूमियों की पहचान की है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, केवल 2 वह आपका सही है, पहला गलत है यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ दिया गया है कि अब तक इसके अनुलग्नक थर्ड में कुल 35 रसायन सूचीबद्ध हैं। तो ये जो है आपका सही नहीं है, बाकी जो है सभी यहाँ सही हैं। दोस्तों अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ओशन डिऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, यहाँ प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा यह जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, अब एक बड़े परिदृश्य के भीतर छोटे अपेक्षाकृत सजातीय पारिस्थितिक रूप से विशिष्ट परिदृश्य को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ इकोटोप को। नेक्स्ट आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीरो कार्बन एक्ट पारित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ने। आगे बढ़ते हैं, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह मृदा की जल धारण क्षमता को बेहतर बनाता है जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। दूसरा आपका, इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। तीसरा, इसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, 1 2 3 जो है आपका तीनों ही जो है यहाँ सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टिड्डियों की आबादी में भारी वृद्धि के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। पहला आपका कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न असामान्य मौसम के पैटर्न ने कीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न की है। दूसरा है, समुद्रों का तापमान बढ़ने से अधिक वर्षा हो रही है, कीटों के अंडे सुप्त हो रहे हैं और अधिक चक्रवात आ रहे हैं जो झुंडों को तितर बितर कर रहे हैं, जिससे वे अधिक मजबूत और सतत हो रहे हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, 1 और 2 दोनों ही जो है यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश की पहली प्लास्टिक अपशिष्ट द्वारा निर्मित सड़क बनाई गई है। तो ये आपका लखनऊ में बनाया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव की खोज की गई है, कहाँ पर। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में खोजा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नई दिशा हाल ही में चर्चा में रहा है, यह संबंधित है। तो ये आपका भारत की यूएनएससी में सदस्यता से संबंधित है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, किस ई कॉमर्स इकाई ने उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है आपका चर्चित व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनका पेशा कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन दिया गया है कि इब्राहिम अलकाजी संगीतकार हैं, तो ये जो है आपका गलत है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं विलियम किर्क इंग्लिश, ये कंप्यूटर इंजीनियर सही है। मानी तोम्बी सिंह ये फुटबॉलर हैं। जॉन ह्यूम ये राजनेता है। ये ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 4 अगस्त 2020 को बेरूत में एक महाविस्फोट हुआ, यह राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। बेरूत किसकी राजधानी है? तो यह लेबनान की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संजीवनी संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव में दवा वितरण से संबंधित है ऑपरेशन संजीवनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में OSOWOG योजना की घोषणा की है, यह संबंधित है किससे? तो ये आपका सौर ऊर्जा से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किस भारतीय शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर ने जो है लगातार सबसे स्वच्छ शहर का जो है पुरस्कार हासिल किया है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आप देख सकते हैं एक तरफ पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ लेखक, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए जो है देखते हैं। पहला आपका दिया गया है विशेष कोड टू विन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निरुपमा यादव, ये का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद जो है बी आपका दिए गए रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, तो यह जो है यतीश यादव के द्वारा लिखा गया है, बी का हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद सी दिया गया है अमेजिंग अयोध्या, तो इसके लेखक जो हैं नीना राय हैं। अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? नीना राय, सी का दूसरा हो जाएगा। और आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इसके लेखक हैं दलाई लामा और फ्रांज आल्ट, तो डी का हो जाएगा पहला। तो 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा 3 4 2 1। आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है यहाँ सही हो जाएगा 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं हम। ऑपरेशन ट्विस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आरबीआई के ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य बेहतर मौद्रिक नीति संचरण का संचालन करना है। दूसरा है ऑपरेशन ट्विस्ट के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तरलता की वृद्धि होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में आरबीआई के ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य बेहतर मौद्रिक नीति संचरण का संचालन करना है। दूसरा जो है यहाँ गलत है, तो ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपका दापोरिजो पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दापोरिजो पुल का निर्माण असम राज्य में किया गया है। दूसरा है यह पुल सुबनसिरी नदी पर बना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। यह पुल जो है सुबनसिरी नदी पर बना है, ये जो है आपका सही है, पहला यहाँ गलत है। अगला प्रश्न है आपका मेरा पानी मेरी विरासत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह योजना फसल विविधीकरण के उद्देश्य से है और जल गहन फसलों को हतोत्साहित करती है। दूसरा है यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक जो है वो सत्य है, यानी कि मेरा पानी मेरा विरासत योजना, यह योजना फसल विविधीकरण के उद्देश्य से है और जल गहन फसलों को हतोत्साहित करती है। दूसरा यहाँ गलत है। अगला प्रश्न है मौर्य शासन काल के अधिकारियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ आपका अधिकारी दिया गया, दूसरी तरफ उनका कार्य, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आप देख सकते हैं, युक्ता दिया गया कारागार प्रमुख, तो ये जो है आपका गलत है। बाकी सन्निदाता राजस्व प्रमुख को कहा जाता था मौर्य प्रशासन काल में। रज्जुका यह भूमि की माप करने वाला को कहा जाता था और प्रादेशिक जो है जिलाधिकारी को कहा जाता था। युक्ता जो है सहायक राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। सहायक राजस्व अधिकारी जो होते थे उनको युक्ता कहा जाता था। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
चोलों के पास मजबूत नौसैन्य क्षमता थी, चोल नौसेना का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से होगा। राजराज प्रथम के द्वारा जो है चोल नौसेना का जो है गठन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ आलम खान के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। पहला आपका दिया गया है पोलज, पोलज भूमि, यह हो जाएगा आपका प्रत्येक वर्ष बुआई। तो ए का हो जाएगा। चौथा आपका बी दिया गया आपका परूती, परूती जो है 2 वर्षों में एक बार जहाँ जिस पर बुआई होती थी उसे परूती कहा जाता था। तो बी का हो जाएगा पहला। और चाचर भूमि जो है 3 या 4 वर्षों में एक बार बुआई जिस भूमि पर होती थी उसे चाचर कहा जाता था। सी का हो जाएगा तीसरा। और बंजर 5 या इससे अधिक वर्षों में एक बार बुआई जिस भूमि पर होती है उसे बंजर कहा जाता है। डी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो 4 1 3 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 4 1 3 2 आप देख सकते हैं विकल्प जो है डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को कारण आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ये है आपका कि मुगल बादशाह अकबर को एक प्रबुद्ध देशज कहा जा सकता है। कारण आर है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट था और साम्राज्य का पूर्ण अधिकार उसमें निहित था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला पानीपत की तीसरी लड़ाई, संगोला की संधि, तीसरा है बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल और चौथा है आपका शिवाजी का राज्याभिषेक। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला आपका है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो आपको पता होगा 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की जो है हार हुई थी। उसके बाद है आपका बी संगोला की संधि। संगोला की संधि जो है 1750 ईस्वी में हुआ था। संगोला की संधि कब हुआ था? तो 1750 में हुआ था। इसी संधि में जो है मराठा की सर्वोच्च शक्ति वह पेशवा के हाथ में चली गई थी। उसके बाद जो है तीसरा है आपका बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल। तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल जो रहा था वह आपका 1713 से लेके 1721 ईस्वी तक रहा। 1713 से लेके 1721 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल रहा। और शिवाजी का राज्याभिषेक ये आपका 1674 में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में, आपको पता होगा रायगढ़ किले में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। तो आपको जो है यहाँ दिया गया है क्रम से लगाने के लिए। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका शिवाजी का राज्याभिषेक, फिर जो हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल, फिर जो है आपका हो जाएगा संगोला की संधि, फिर लास्ट में हो जाएगा आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। 4 3 2 1 4 3 2 1 यानी कि विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं आप। एनी बेसेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये जो है आपका सही नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपको पता होगा मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका कामागाटा मारू घटना घटित हुई थी किस वर्ष? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 1914 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम थे, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका महात्मा गांधी ने कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तीसरा है आपका यहाँ कि सरोजिनी नायडू वर्ष 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थीं। तो पहली महिला नहीं थी, पहली भारतीय महिला थी यहाँ। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको जो है बताना है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा आपका। केवल एक जो है सही है कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम थे, ये जो है आपका सही है। दूसरा जो है यहाँ आपका गलत है। तीसरा भी जो है गलत है कि सरोजिनी नायडू वर्ष 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो पहली भारतीय महिला थी, ये पहली महिला जो थी वह एनी बेसेंट थी। 1917 में इन्होंने कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो केवल एक यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, वह ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, साथ ही वह स्वशासन या स्वराज का दावा करने वाले पहले भारतीय भी थे। उन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना भी गया। सभी क्षेत्रों में उनकी समर्पित और निस्वार्थ सेवाओं ने उन्हें भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के पिता के रूप में प्रशंसित किया। उपरोक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रख्यात व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से होगा, दादा भाई नौरोजी को। इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध थे। पहला है नरहरि पारेख, दूसरा है अनसुईया साराभाई, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिन्हा, चौथा है शंभू शरण वर्मा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा 1, 3, 4, यानी कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जो थे नरहरि पारेख थे, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, शंभू शरण वर्मा थे, अनसुईया साराभाई इसमें नहीं थी। तो 1, 3, 4 यानी कि विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों द्वारा खूंटकारी प्रणाली को समाप्त करने के कारण उभरा था। तो यह था आपका मुंडा विद्रोह, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका है रामगोपाल तिवारी, तो ये हो जाएगा बिलासपुर से सत्याग्रही थे, ये का हो जाएगा चौथा। और बी है विनोबा भावे, विनोबा भावे पवनार से थे, बी का हो जाएगा तीसरा। और सी है रत्नाकर झा, तो यह दुर्ग से थे, सी का दूसरा हो जाएगा। और डी है यति यतन लाल जैन, यह रायपुर से थे, डी का हो जाएगा पहला। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। अब देख सकते हैं विकल्प सी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला आपका बलवंत राय समिति, बलवंत राय समिति का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता होगा, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था, तो हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति ने जो है द्विस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था, बी का पहला हो जाएगा। और एल.एम. सिंघवी समिति, तो इन्होंने जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था, सी का हो जाएगा तीसरा। और डी है जी.वी.के. राव समिति, यह जिला विकास आयुक्त का पद जो है इन्होंने सिद्ध किया था, तो डी का हो जाएगा चौथा। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को कारण आर के रूप में वर्गीकृत किया गया। अभिकथन ये है आपका कि भारत का निर्वाचन आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराता है। कारण आर है कि चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा। ए गलत है लेकिन आर जो है क्या है यहाँ सत्य है। ये यहाँ दिया गया कि भारत का निर्वाचन आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराता है, ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। और आर जो दिया गया है कि चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है, ये जो है आपका बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ये गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति किसी राज्य के राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो वह है आपका मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, यह केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है आपका, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ।
तो चलिए जो है देखते हैं। पहला आपका केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग का संबंध हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से, ई का चौथा हो जाएगा। और बी है वित्त आयोग। वित्त आयोग का संबंध हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय से, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और सी है अंतर्राज्यीय परिषद, तो यह हो जाएगा गृह मंत्रालय से संबंध होगा, सी का दूसरा हो जाएगा। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, डी का पहला हो जाएगा। तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा सही होगा 4 3 2 1, आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है सही हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया। दूसरा है राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों ही जो है सत्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, परिसीमन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य के पुनर्व्यवस्थापन और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था की गई है। दूसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 जो है वो आपका सही है, पहला यहाँ गलत है। अगला प्रश्न है अब, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है लोक अदालत केवल लंबित मामलों को ही न्यायालय के समक्ष देखती है। तीसरा है विवाद प्रस्तुत करने वाली पार्टियों पर लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक वो है आपका सही है, लोक अदालत ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ये जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? पहला है संस्कृत, दूसरा उड़िया, तीसरा तमिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ 1 और 2 यानी कि संस्कृत और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, जनता दल सरकार द्वारा वर्ष 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मौलिक अधिकारों द्वारा वे प्रावधान प्रदान किए जाते हैं जो राज्य एवं व्यक्तियों दोनों के द्वारा भेदभाव प्रतिबंधित करते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार वंशानुगत उपाधियों के प्रयोग को प्रतिबंधित करते हैं। तीसरा है मौलिक अधिकार प्रदर्शन या धरने का अधिकार प्रदान करते हैं लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ही जो है सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस मिशन का उद्देश्य भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। दूसरा, इस मिशन के अंतर्गत फेम योजना शुरू की गई है। तीसरा है वर्ष 2022 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6 से 7 मिलियन बिक्री करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ जो सही होगा कि पहला और दूसरा सही हो जाएगा, केवल ये ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा जो है यहाँ सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के कार्य हैं? पहला है अंतिम उधारदाता बैंक, दूसरा है आईएमएफ में भारत सरकार का एजेंट, तीसरा है प्रतिभूति बाजार का नियामक। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2 जो है सही है, आरबीआई के संदर्भ में यह अंतिम उधारदाता बैंक है, सही है। आईएमएफ में भारत सरकार के एजेंट है, एजेंट के रूप में जो है यह बैंक है। तो ये तीसरा जो है यहाँ सही है, सही नहीं है, प्रतिभूति बाजार का नियामक यह नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 2 जो है सही है आपका। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना
PMJDY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रत्येक वयस्क को बैंक खातों से जोड़ने पर लक्षित है। दूसरा है, PMJDY खातों में ओवरड्राफ्ट सीमा को संशोधित करके 10,000 रुपये किया गया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में जो है, यह प्रत्येक वयस्क को बैंक खातों से जोड़ने का लक्ष्य है, सही है। PMJDY खातों में ओवरड्राफ्ट सीमा को संशोधित करके 10,000 रुपये किया गया है, ये भी सही है आपका। सी विकल्प सही होगा, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छता उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है आपका, इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी। दूसरा है, यह व्यवहार सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं तथा स्वच्छता से संबंधित वाहनों के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही जो है यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न आपका, भुगतान संतुलन यानी कि BOP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, BOP एक वर्ष में राष्ट्र के भीतर व बाह्य विश्व के साथ एक अर्थव्यवस्था के कुल लेन देन का प्रतिफल है। दूसरा है, ऋणात्मक BOP का आशय है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा प्रतिकूल है। तो भुगतान संतुलन में विदेशी सहायता तथा प्रेषण जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही जो है। 1, 2 और 3 कोई भी जो है यहाँ सही नहीं है। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। एक प्रकाशन संस्थान के साथ जुड़े फ्रीलांस कॉपीराइटर, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, आप क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसे जोखिम के दायरे में आए किसी व्यक्ति के साख जोखिम को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो उसके जोखिम को स्वीकारने के लिए तैयार हो। और दूसरा है, क्रेडिट इवेंट की घटना के बावजूद सुरक्षा विक्रेता को भुगतान करना ही पड़ता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सही है यहाँ कि इसे जोखिम के दायरे में आए किसी व्यक्ति के साथ जोखिम को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो उसके जोखिम को स्वीकारने के लिए तैयार हो। तो पहला यहाँ सही है, दूसरा गलत है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के संदर्भ में। नेक्स्ट आपका, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो यह जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगला प्रश्न है आपका, जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक पाइप आधारित जलापूर्ति प्रदान करना है। दूसरा है, इस मिशन में वर्षा जल संचयन और जल के पुनः उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल है। तीसरा है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। केवल 1 और 2 जो है सही है, तीसरा गलत है यहाँ। अगला प्रश्न है, अब जनगणना 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। दूसरा है, यह 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 भाषाओं और अंग्रेजी में आयोजित किया जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों ही जो है यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट आपका 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है आपका, 4G से 5G नेटवर्क में अंतरण करते समय उपभोक्ताओं को अपने वर्तमान डिवाइसेस को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है, जापान 5G सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने वाला पहला देश बन गया। तीसरा है, 5G सेवाओं की लेटेंसी 4G नेटवर्क से कम होगी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। केवल 3 यानी कि 5G सेवाओं की लेटेंसी 4G नेटवर्क से कम होगी, ये जो है सही है। बाकी पहला और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है आपका, नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टेमिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही रूप से विशिंग को परिभाषित करता है?
तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसी तकनीक है जो अपराधियों द्वारा पीड़ितों को टेलीफोन पर व्यक्तिगत विवरण सौंपने या पैसे भेजने के लिए सहमत करने के लिए प्रयोग की जाती है। और दूसरा, यह एक ऐसी तकनीक है जहां अपराधियों द्वारा ऐसे संदेश भेजे जाते हैं जिनमें लोगों को पैसे देने या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। तीसरा है, ये आमतौर पर ऐसे ईमेल को भेजकर किया जाता है जो विश्वसनीय स्रोतों से आए हुए प्रतीत होते हैं, जिनमें उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड नंबर या सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसे व्यक्तिगत डेटा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ विशिंग के बारे में जो है पूछा गया आपसे, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक जो है वो आपका सही है। हम देख सकते हैं यहाँ कि विशिंग जो है एक ऐसी तकनीक है जो कि अपराधियों द्वारा पीड़ितों को टेलीफोन पर व्यक्तिगत विवरण सौंपने या पैसे भेजने के लिए सहमत करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो पहला ही सही है आपका, केवल एक। अगला प्रश्न है आपका, क्वांटम कंप्यूटर बनाम पारंपरिक कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक पारंपरिक कंप्यूटर में सूचना को क्यूबिट्स के रूप में, जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर में इसे बिट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। दूसरा है, क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में कम किंतु अधिक सटीकता से डेटा प्रोसेस करते हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है यहाँ सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका, एक नियत ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का नियम दिए गए कथन के संगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवोगैड्रो का नियम। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कथन ए है आपका, अपने संबंधित आवर्तों में हैलोजन तत्व की सबसे छोटी परमाणविक त्रिज्याएं होती हैं। कारण आर है, हैलोजन में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा, ए एवं आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करने और कैंसर की वृद्धि को सक्रिय करने वाले निम्नलिखित में से किस विषैले रसायन को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, बिस्फेनॉल ए को भारत में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, संग्रहित पौधों के नमूनों का एक भंडार जिसमें पौधों को शीट पर सुखाया, दबाया एवं संरक्षित किया जाता है को कहा जाता है? तो उसे हर्बेरियम कहा जाता है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम आदि जैसे जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में केवल वांछित माइक्रोवेव यूकैरियोटिक सेल के विकास को सक्षम करने के लिए रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में जीवाणु विहीन वातावरण के रखरखाव के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी बायोजीनोम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस परियोजना के तहत ऐसी प्रजातियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञात प्रजातियों का जीनोम अनुक्रमण किया जाता है जिनसे हम अवगत नहीं हैं। दूसरा है, इस परियोजना के तहत अनुक्रमण के लिए पृथ्वी की सभी यूकैरियोटिक और साथ ही प्रोकैरियोटिक जैव विविधता को शामिल किया गया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ आपका कोपेन जलवायु समूह दिया गया है, दूसरी तरफ जलवायु का प्रकार। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु आपका हो जाएगा मानसूनी प्रदेश में, तो ए का हो जाएगा। दूसरा शुष्क जलवायु, तो यह हो जाएगा आपका स्टेपी, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और आर्द्र मध्य अक्षांश, यह हो जाएगा आपका ठंडी पूर्वी तटीय, सी का संबंध हो जाएगा पहले से। और डी है ध्रुवी, तो यह हो जाएगा टुंडा, तो डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, अपक्षय निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है जो मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी इन सीटू के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी द्वारा जलोढ़कों के परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कर्षण की प्रक्रिया में वज्री, कंकड़ आदि जैसे चट्टानों के भारी और बड़े टुकड़े नदी के प्रवाह के साथ बलपूर्वक अपवाहित होते हैं। दूसरा है, निलंबन की प्रक्रिया के माध्यम से चट्टानों के कुछ टुकड़े निरंतर नदी की धारा के साथ अपवाहित होते रहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका केवल एक जो है सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा जो है यहाँ गलत है, पहला सही है। अगला प्रश्न है आपका, ज्वार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दो उच्च ज्वार या निम्न ज्वार के बीच का अंतराल ठीक 12 घंटे 25 मिनट का होता है। दूसरा है, तट की रूपरेखा या आकृति ज्वार में मदद या बाधा उत्पन्न कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही सही है आपका। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में यूरेनियम का उत्पादन करने वाली खदानें कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगुड़ा में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी कितनी दूरी तय करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी जो है 1620 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, आप देख रहे हैं नीति दर्रा दिया गया है मेघालय। नीति दर्रा कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये सभी जो है उत्तराखंड में है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। बोमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडीला। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, चांगला लद्दाख में है। अगला प्रश्न आपका, मिलाम ग्लेशियर निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों को उनकी तटरेखा के संदर्भ में सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, आप सबको पता होगा सर्वाधिक तटरेखा वाला, लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे पृथक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राजधानियों को दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करना है रांची, दिसपुर, रायपुर, शिलांग। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही होगा आपका सबसे जो है दक्षिण में क्या है? तो आपका रायपुर हो जाएगा, फिर जो है आपका रांची हो जाएगा, फिर जो है आपका शिलांग मेघालय, शिलांग हो जाएगा, फिर जो है आपका लास्ट में यानी कि सबसे उत्तर में जो है असम दिसपुर, सबसे उत्तर में असम दिसपुर हो जाएगा। तो 3, 3, 1, 4, 2 यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा। गोगा बिल को बिहार का जो है पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राजस्थान की सांभर झील में हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र ने निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में यूरेनियम की खोज के लिए मंजूरी दी जिसके कारण भारी हंगामा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, अमराबाद टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी बाघ जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह चौथी बाघ जनगणना रिपोर्ट है। दूसरा है, भारत दुनिया के लगभग 70% बाघों की मेजबानी करता है। तीसरा है, भारत के कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है वो आपका सही है, तीसरा जो है गलत है। तीसरा यहाँ दिया गया है कि भारत के कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि गलत है। सबसे अधिक बाघ कहाँ हैं?
मध्य प्रदेश में। कर्नाटक जो है दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं और कर्नाटक में कितने बाघ हैं, तो 524 बाघ हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी, ओशन पैनल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिया गया कि भारत ओशन पैनल के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग किया है। पहला आपका ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप GESP, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट संघ ISWA, चौथा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी जो है यहाँ सही है आपका। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 रिपोर्ट जो है सबने जो है मिलकर तैयार किया है, सबके सहयोग से, ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप के द्वारा भी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट संघ और यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न आपका, ग्रीन एजी परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में कृषि क्षेत्र में से उत्सर्जन को कम करना है। दूसरा है, यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ग्रीन एजी परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक जो है सही है। ग्रीन एजी परियोजना इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करना। पहला सही है, दूसरा गलत है आपका। अगला प्रश्न है आपका, देश में कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला, प्रदूषण में कमी, दूसरा है कार्बन उत्सर्जन में कमी, तीसरा है ठोस कचरे में वृद्धि। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी विकल्प से होगा, तीनों ही जो है सही है। यहाँ देश में कोविड-19 के दौरान जो है लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में कमी, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ठोस कचरे में जो है वृद्धि, सभी जो है यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका, सीबेड 2030 परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह जापान के निप्पॉन फाउंडेशन और जनरल बाथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन GEBCO के बीच एक सहयोगी परियोजना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक विश्व के महासागर तल के निश्चित मानचित्र को तैयार करना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 149। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही जो है सही है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ, 1 और 2 दोनों ही यहाँ सही हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सितंबर 2020 में पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा आयोजित किया जाएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका UPPCS 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट, UPPCS 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा, पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं, वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। एग्जाम लर्नर यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो आकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।